बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 30 मार्च और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। पहली खबर आपके सामने लाड़काना सिंध से रखते हैं, जहां से बेनज़ीर साहबा और मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी और पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड फर्स्ट लेडी आसिफा जरदारी जो है वो MNA मुंतखब हुई हैं NA 207 से। लेकिन अचंभे की बात यह कि वो बिला मुकाबला MNA मुंतखब हुई हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि जब यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होना था और उस पर कागजात नामजदगी मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने जमा करवाए और इन्होंने उन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट करवा दिए। जी हाँ, तमाम के तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट करवा दिए। हम खबर आपको पहले ही एक वीलॉग में दे चुके हैं और उनमें से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उन्होंने इसके ऊपर फाइट करने का सोचा और वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपना केस लेकर गए कि क्यों मेरे कागजात जो हैं उनको रिजेक्ट किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की पेशी से जब वो निकल रहे थे तो वहाँ से उनको अगवा कर लिया गया। जी हाँ, वहाँ से पुलिस के ज़रिए उनको अगवा किया गया और यूँ वो वाला मामला भी ख़त्म हो गया और आसिफा जरदारी जो हैं उनके मुकाबले में कोई इलेक्शन लड़ने वाला उम्मीदवार ना रहा। बाकी जमातों के लोगों के जो पेपर्स थे, जो कागजात थे, वो पहले ही रिजेक्ट करवा दिए थे। मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी ने सोचा कि धांधली तो चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ मिलकर की है और नून लीग ने तो और भी बेलेटेंट तरीके से पंजाब में की है, तो जब ये सब कुछ हो रहा है तो हम क्यों ना और हाथ धोएं इस गंगा में। पहले भी धो चुके हैं तो उन्होंने भी हाथ धोए हैं और वो फस्तायत की है कि 1977 के इलेक्शन की याद ताज़ा कर दी है। जी, आप सोच रहे होंगे 1977 में क्या हुआ। भुट्टो साहब मरहूम शहीद, उनके साथ उन्होंने भी यही वाक़या किया था जब 1977-76 में उनको ये खप सवार था कि उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी लेनी है। तो जिस हल्के से सिंध से वो खुद इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे उनको पहले अगवा किया गया और उनको ऑफ़र दी गई कि आप भुट्टो साहब के सामने से ये पेपर्स उठा लें, उन्हें बिला मुकाबला मुंतखब होने दें और आपको हम किसी और हल्के से जीती हुई सीट दे देते हैं। मीन आपको बिला मुकाबला जिता देंगे, वहाँ पर पीपल्स पार्टी आपके खिलाफ कैंडिडेट फाइल नहीं करेगी। जब उस उम्मीदवार ने इनकार किया तो फिर उसको अगवाई रखा गया और उसको इलेक्शन भुट्टो साहब के खिलाफ नहीं लड़ने दिया गया। भुट्टो साहब बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सिर्फ भुट्टो साहब ही नहीं हुए, भुट्टो साहब के चारों वज़ीर आला के कैंडिडेट और भी पार्टी के बहुत सारे दर्जन से ज़्यादा अकाबरीन जो है उन्होंने इसी रवश को इस्तेमाल किया। उन्होंने भुट्टो साहब के कदमों के ऊपर चलते हुए उन्होंने भी अपने मुखालफिन को अगवा किया और उन्हें इलेक्शन ना लड़ने दिया। तो ये जो कुछ आप हमने 1976-77 में होते देखा वही सब कुछ रिपीट किया जा रहा है। रिपीट किसने किया है? आसिफा जरदारी साहबा ने रिपीट किया है। NA 207 बिला मुकाबला MNA मुंतखब हुई हैं। आप ज़रा गौर कीजिए कि आज उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि मैं NA 207 से बिला मुकाबला MNA मुंतखब हो गई हूँ, लेकिन उन्हें भी अंदर से पता था कि वो बिला मुकाबला नहीं हुई बल्कि अगवा करवा करके लोगों के जाली तरीके से पेपर्स रिजेक्ट करवा के वो MNA मुंतखब हुई। तो जो ट्वीट उन्होंने किया उस ट्वीट के नीचे लोगों को कमेंट्स करने की गुजारिश नहीं थी। ये इनकी डेमोक्रेसी है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये रिस्पेक्ट है लोगों की वॉइस की कि उन्होंने नीचे कमेंट्स बंद किए हुए थे क्योंकि उन्हें पता था कि दुरुस्त फीडबैक आएगी और फिर सारा कच्चा चिट्ठा आवाम खोल के रख देगी कि आप किस तरीके से जीती हैं। दूसरा इसका पहलू ये सोचिए कि लाड़काना से जाहिर है पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक है वहाँ पर, किसी भी और के लिए वहाँ से जीतना बहुत ही मुश्किल होता और ये वहाँ से जीत सकती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि हतमी तौर पर जीत सकती, मुखालिफ उम्मीदवार भी जीत सकता था, लेकिन इनके जाहिर है लाड़काना में इनका वोट बैंक है, जीतने के चांसेस शायद ज़्यादा होते। लेकिन आप सोचिए कि ये सियासी तौर पर ये पार्टियाँ कितनी गिर गई हैं कि जहाँ पर ये जीतते हुए भी नजर आ रहे हो वहां भी ये कहते हैं क्यों पैसे लगाएं, क्यों मेहनत करें, जब अगवा करके आराम से एक ही दिन में जीत सकते हैं तो इलेक्शन के सारे माहौल में जाएं क्यों। तो क्योंकि वो भी अब राजकुमारी हैं, तो एक राजकुमारी जो है उनकी हमने आपको खबर कल दी है, पिछला वीलॉग ज़रूर देखिए, उसमें बताया है कि किस तरीके से एक नया दफ्तर मौजूद होने के बावजूद मरियम साहबा ने कहा कि उस दफ्तर को गिरा दो और नया दफ्तर मुझे बना के दो क्योंकि मुझे अब नया दफ्तर चाहिए। ये राजकुमारी जो है इन्हें बिला मुकाबला जीतना था। मुल्क ये राजकुमारियों के लिए बना है, हमारे बड़े बूढ़े तो ऐसे ही हिजरत करके इधर आ गए, ये मुल्क इन्हीं के लिए, हमें खामखा इसमें ये हैं और चौधरी निज़ामुद्दीन है, हम बोलेंगे तो फिर हमारे ऊपर वही होगा जो कुछ हो रहा है, या गद्दार कहलाएंगे या बागी कहलाएंगे। असल मुल्क तो इन्हीं का है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं।
सोशल मीडिया के वर्कर्स को मुबारकबाद देनी है। उन्होंने शोर मचाया था और अफजल ढांडला का टिकट कैंसिल करवाया था, जो पिछले वीलॉग में हमने बताया। लेकिन अब आपको मुबारकबाद इस चीज़ की देनी है कि आपके खदशात दुरुस्त थे, आपने नब्ज़ पर सही हाथ रखा था। आप असल में वॉच डॉग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे। इमरान खान तो अंदर है, उसके नज़रिए के वारिस आप हैं, और इमरान खान के नज़रिए की, इमरान खान की सोच की असल हिफाजत आप लोग करते हैं। इसलिए मुझे भी आप पे फ़ख्र है, बल्कि पार्टी के अंदर जितने नज़रियाती लोग हैं उन्हें आप पर फ़ख्र है, और आपको ऐसे ही आवाज़ उठानी चाहिए और आपको वॉच डॉग का किरदार अदा करना है, जो कि आप कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमसे गलतियाँ होती हैं वहाँ आप ही ने इस्लाह करनी है। ये इस्लाह भी आपने की, वरना हमसे तो ये गलती हो गई थी। और इस इस्लाह से ये पता चला है कि ढांडला साहब को अब जब टिकट नहीं मिली तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा। तो इसका मतलब है कि आप दुरुस्त थे, उनका कोई नज़रिया नहीं, वो सिर्फ टिकट के लिए आए थे। जैसे ही उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पीटीआई के उम्मीदवार को सपोर्ट करूंगा, उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। तो बात सीधी सच्ची सामने आई कि वो जीत कर भी किसी और के ही होते। आपने बिल्कुल दुरुस्त इस सारे मामले के ऊपर आवाज़ उठाई, मैं इस पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा जी, अगली खबर यह है कि शरीफ ख़ानदान बहुत सख्त परेशान है। परेशान वो क्यों है? क्योंकि चौधरी निज़ामुद्दीन ने वजारत ख़जाना औरंगज़ेब साहब को दी हुई है, वजारत दाखिला मोहसिन नकवी साहब को दी है। सबसे ज़्यादा इनकी जान जो है वो वजारत ख़जाना से निकलती, क्योंकि वहाँ माल पानी है। माल पानी के बगैर इन्होंने हुकूमत को क्या करना है? अब ये कभी कोई काम करते हैं, कभी कोई काम करते हैं। पहले याद कीजिए, ईसीसी की चेयरमैनशिप से इन्होंने औरंगज़ेब जो वज़ीर ख़जाना है उनको हटा दिया और वज़ीर आज़म ने अपने पास रख ली और उसमें इसहाक डार को शामिल कर दिया। फिर चौधरी निज़ामुद्दीन ने रातों रात एक नया नोटिफिकेशन करवाया और उसकी वापस चेयरमैनशिप जो है वो औरंगज़ेब साहब को दिलाई और उसमें से इसहाक डार को भी निकाल दिया। अब इन्होंने एक नया काम किया है और मुश्तरका मफादात कौंसल से औरंगज़ेब साहब को फिर से फारिग कर दिया है एक और कमेटी से, और इस दफ़ा दोबारा उसके अंदर इसहाक डार को डाल दिया है। तो आप गौर कीजिए कि कितनी बेचैनी है इनकी, बार बार घूम घूम के वहाँ आते हैं, क्योंकि जैसे मक्खियाँ आपको पता है मीठे पे आती हैं, इसी तरह से शरीफ रजीम जो है, जो शरीफ ख़ानदान है, वो वजारत ख़जाना से दूर तो नहीं रह सकते। जहाँ पर माल पानी है, अगर वही नहीं है तो मुझे बताएं वो हुकूमत में आए क्या, लेंगे क्या हुकूमत में से? तो अब हर रोज़ आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन ये करते नज़र आते हैं। हर रोज़ औरंगज़ेब को कहीं से निकालते हुए नज़र आते हैं और इसहाक डार को कहीं ना कहीं से डालते हुए नज़र आते हैं। मोहम्मद मालिक तो पहले ही बता चुके हैं कि इसहाक डार की भरपूर कोशिश होगी कि औरंगज़ेब साहब जो हैं वो नाकाम हो और इस ओहदे से फारिग हों, ताकि फिर वो खुद इस ओहदे को संभाल सकें। ये खबर आपको देनी थी कि ये उनके साथ हुआ है। अच्छा जी, दासू दयामर बादशाह डैम जो है उस पर चाइनीज़ इंजीनियर्स ने काम बंद कर दिया। इससे पहले हम 2 दिन पहले आपको बता चुके हैं कि इससे पहले जो दूसरे डैम्स हैं उनके ऊपर भी चाइनीज़ इंजीनियर्स ने सिक्योरिटी की वजूहात की वजह से काम बंद कर दिया था। मैंने उस टाइम भी रिक्वेस्ट की थी कि हुजूर जो कैमरे हैं डिफरेंट जगहों पर लगे हुए, उनमें से कुछ का रुख इनकी तरफ मोड़ दीजिए मेहरबानी करके, ताकि यहाँ पर ये सिक्योरिटी तो रहे ना, ये डैम बन जाए। ये डैम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मैशत के लिए, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की ज़राअत के लिए, हर चीज़ के लिए ये, इवन इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जो आने वाले दिनों में कहत पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, आने वाले सालों में, उस सब के लिए ये डैम बनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेहरबानी करके जो जजेस पर कैमरे लगे हैं, सियासी लोगों पर कैमरे लगे हैं, उनमें से चंद कैमरे इन डैमों के ऊपर लगा दीजिए, थोड़ी सी एफर्ट इधर हो जाए ताकि ये डैम जो है महफूज रहे और यहाँ पर काम जो है वो आगे बढ़ सके। अच्छा जी, अगली खबर पंजाब राशन स्कीम के बारे में। पंजाब में आपको याद है वो निगहबान नाम से नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाकर थैले बांटे जा रहे थे। आपको एक वीडियो दिखाते हैं, वो देखिए। आप देख रहे होंगे कि अब वो थैले अपनी सही जगह पर पहुंच गए हैं। आपको हमने बताया था कि ये 30 अरब में से 20 अरब खाया जाएगा सेफली, या उसके करीब करीब खाया जाएगा। उसकी वजह ये थी कि पहले तो ख़रीदो फ़रोख्त में, याद कीजिए, आपको स्कैंडल्स बताए थे कि ख़रीदो फ़रोख्त में स्कैंडल सामने आ रहे हैं। अपने लोगों से जो सस्ता माल है वो महंगी कीमत पर ख़रीदा जा रहा है। 3600 रुपये का ये एक हैम्पर था और इसके अंदर पहले तो ख़रीदो फ़रोख्त में इन्होंने बेईमानियाँ की। उसके बाद दूसरी वीडियोज़ आपके सामने रखी थी जब लोगों ने एहतजाज किया था कि आटे की जगह पर चोकर मिला हुआ है, मीन गंदी क्वालिटी की वो जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई हो रही है और गरीब लोगों को दी जा रही है। अब ये तीसरा स्कैंडल इसी प्रोग्राम का आपके सामने वीडियो फुटेज के साथ ला रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये थैले अनपैक हो रहे हैं और ये अब प्राइवेटली पैक होके आगे बिक रहे हैं। ये हुआ ये है कि ये थैले कहीं से उठा लिए गए हैं
मीन ब्यूरोक्रेसी के इस पूरे सिस्टम में से ये नून लीग वालों ने या ब्यूरोक्रेसी ने ये थैले उठाए हैं, इन थैलों को बेचा है किसी को, किसी बड़े ठेकेदार को। अब वो ठेकेदार इस आटे को, बेसन को इस पैकिंग में से निकाल के नई पैकिंग में डाल के और मार्केट में दोबारा बेचने के लिए बेच रहे हैं। औने पौने दामों उन्होंने ख़रीदा होगा और पैक करके उन्हीं गरीब लोगों को अब ये मार्केट के अंदर बेचा जाएगा। तो ये पड़ा है मरियम नवाज़ का जो निगहबान पैकेज था उसकी हकीकत ये आपके सामने पड़ी है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर ये है कि काजी फायज़ ईसा जो हैं वो चाहते हैं, खबर ये आई है कि वो चाहते हैं कि ये जो 6 जजेस हैं इनकी मुलाकात जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो जाली 47 के ऊपर वज़ीर आज़म बने हुए हैं उनके साथ करवाई जाए। हालात आप देखें काजी साहब के क्या हैं, काजी साहब कितना ज़्यादा अपनी एक्सटेंशन को लेकर सीरियस हैं, कितना ज़्यादा बिल्कुल वो हर हद तक जाने को तैयार हैं कि उन्हें किसी तरीके से एक्सटेंशन मिल जाए कि वो अब शहबाज शरीफ से इन जजेस की मुलाकात करवा रहे हैं। मीन शहबाज शरीफ जो हैंड एंड ग्लव है मौजूदा चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ, जिन लोगों ने मिलकर जजेस के साथ ये सब कुछ किया उन्हीं के साथ मुलाकात करवाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो शहबाज जो काजी फायज़ ईसा के करीब तरीन लोग थे, जर्नलिस्ट थे, वो भी अब बोलना शुरू हो गए हैं और उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा तनकीद की है काजी फायज़ ईसा साहब के ऊपर। और इवन मतियुल्लाह जान जैसे लोग कह रहे हैं कि ये इससे बड़ा बुरा फ़ैसला काजी साहब और कुछ नहीं कर सकते थे, इससे बुरा सलूक इन जजेस के साथ कुछ नहीं कर सकते थे, और ये जो आइन के ऊपर उन्होंने शब खून मारा है इससे बड़ी चीज़ वो नहीं कर सकते थे। असद तूर एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, वो कहते हैं कि जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे तो अदालत में आकर अटॉर्नी जनरल, यही अटॉर्नी जनरल तब भी अटॉर्नी जनरल थे, इन्होंने अदालत में आके कहा था कि फ़ौजी जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनमें से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पकड़े हुए हैं उनमें से किसी को भी 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाएगी, 3 साल से कम सज़ा देनी, क्योंकि उनमें से किसी के जराइम भी ऐसे नहीं हैं कि उनको 3 साल से ज़्यादा सज़ा दी जा सके। लेकिन अब वही अटॉर्नी जनरल काजी फायज़ ईसा की अदालत के अंदर आकर कहते हैं कि इनकी सज़ाएँ 3 साल से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो असद तूर ये पूछते हैं कि बताइए कि ये हौसला किसने उनको दिया कि लिखकर उन्होंने दिया था बंदयाल साहब को, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लिखकर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट में लिखकर दी हुई स्टेटमेंट को कोई कैसे तब्दील कर सकता है? ये हौसला उनको किसने दिया है? तो ये हौसला काजी साहब ने दिया है। ये जिस तरीके से उनके साथ मिले हुए हैं, अब इन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स कह रही हैं कि हमने 3 साल से भी ज़्यादा सजाएँ देनी हैं। असद तूर क्या कहते हैं, ये ब्रीफली सुनिए। कि साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब ने लिख कर दिया, ओपन कोर्ट रूम में, तमाम कोर्ट रूम के सामने, हम सहाफियों के सामने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में जिन 100 से ज्यादा पीटीआई के कारकुनों का ट्रायल हो रहा है, किसी ने भी कोई ऐसा जुर्म नहीं किया कि जिसकी सजा 3 साल से ज्यादा हो। तो कई की बरियत हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा सजा होगी तो 3 साल की सजा होगी। लेकिन आज मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल में ही वही अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान जब नए बेंच के सामने खड़े होते हैं तो कहते हैं कि 3 साल से ज्यादा की भी सजाएं हो सकती हैं इन मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट से। आज उनको ये दिलेरी कैसे हासिल हुई कि वो अपनी बात से फिर जाएं? आपने सुन लिया असद तूर साहब का इसके ऊपर बयान। अच्छा जी, सीटी स्कैन हुआ है और पसलियों में फ्रैक्चर की तस्दीक हुई है चौधरी परवेज़ अलाई के, और वो जो फ्रैक्चर हैं उनसे नज़र आ रहा है कि उनको किसी न किसी तरह का तशद्दुद या गिराया गया है उनको किसी जगह से, ये वैसे फ्रैक्चर्स नहीं हैं। और आप सोचिए कि एक बुज़ुर्ग सियासतदान, सीनियर सियासतदान, उनकी सेहत भी ख़राब है, उम्र का भी आप उनका लिहाज नहीं कर रहे, और उनके ऊपर सिर्फ कि वो इलेक्शन ना लड़ें, इस तरह के मज़ालिम जेल के अंदर किए जा रहे हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, ज़मानत दी जाए। अब हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर अदालत उनको ज़मानत दे ताकि चौधरी परवेज़ अलाई जो है वो रिहा हो सके। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि काजी साहब के बारे में जो सिविल सोसाइटी है और दूसरे लोग हैं उन्होंने सख्त रद्द अमल दिया है। एतजाज़ एहसन, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, शहजाद इकबाल, हबीब अकरम, आबद ज़ुबैरी, गौहर ख़ान, जस्टिस नासरा जाहिद, बैरिस्टर सलाहुद्दीन, अबूज़र सलमान, साकिब बशीर, सलमान अकरम राजा और बहुत सारे लोगों ने बहुत ही सख्त रिस्पांस दिया है। काजी साहब जिस तरीके का रवैया रखे हुए हैं 6 जजेस के इस सारे मामले के ऊपर, जैसे इसको दबाने में वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, बल्कि इसको दबाना चाहते हैं इफेक्टिवली, उस पर इन लोगों ने सख्त आवाज़ उठाई है और ये कहा है कि इस चीज़ को फौरी तौर पर रोका जाए। अच्छा जी, ये जो जजेस के घरों पर कैमरे लगाए गए हैं और उनकी रिकॉर्डिंग की गई, उन्हें हरास किया गया, इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया में अब टॉप स्टोरीज़ बन रही हैं, ख़बरें बन रही हैं। टेलीग्राफ ने
एक बहुत बड़ी खबर लगाई, स्टोरी लगाई है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो किस तरीके से जजेस को हरास करती रही, उनको फिल्म करती रही, मीन वीडियो टेपिंग होती रही उनकी, ताकि उनसे मर्जी के फैसले करवाए जा सकें। तो ना सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर इन्होंने जागसाई करवाई है, बल्कि इंटरनेशनली भी। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान के बारे में कोई लोग क्या सोचेंगे कि जहाँ पर आला तरीन अदालतों के जजेस को इस तरीके से मुल्क की अपनी स्टेट की जो एजेंसीज़ हैं वो इस तरीके से ब्लैकमेल करती हैं, इस तरीके से फिल्म करती हैं। तो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली इसमें क्या हम इज्जत समेट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आप खुद फैसला कर सकते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत है नहीं इसके ऊपर। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे हम कि इसहाक डार साहब, जैसा कि हमने आपको बताया है कि वो मीडिया के साथ रब्ता भी कर रहे हैं। हमें कुछ सहाफ़ियों ने ये बताया अंदर से कि इसहाक डार साहब कोशिश कर रहे हैं कि औरंगज़ेब साहब के ख़िलाफ़ ख़बरें लगवाएं। जी हाँ, इसहाक डार साहब ने चंद सहाफ़ियों से, जिनमें से एक ने मुझे भी बताया है और उसने ये कन्फर्म किया कि उसके साथी सहाफ़ियों को भी इसहाक डार साहब ने रब्ता किया है, उनको रब्ता करके ये कह रहे हैं कि औरंगज़ेब साहब के बारे में ख़बरें लगाएं, को नाहल हैं, नकम्मे हैं, महंगाई नीचे नहीं कर सके, ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। तो पर्पज़ इसहाक डार का ये है कि किसी न किसी तरीके से उन्हें फ़ेल करें। आखिरी ख़बर आपके सामने रखते हैं और फिर आपसे इजाज़त लेते हैं। आखिरी ख़बर हम आपके सामने रखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी सिचुएशन चल रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसान जो है वो इनके निशाने पर है, और जो गंदम की इमदादी कीमत है वो इस वक्त जो रखी गई है उसके अंदर कोई इन्होंने इजाफा नहीं किया, और शायद 3,900 रुपये इमदादी कीमत गंदम की रखी गई है। और इसके अंदर किसान को मुल्क पूरे के अंदर कितनी महंगाई हो गई है, लेकिन उस महंगाई को इन्होंने किसी सूरत कंसिडर नहीं किया। मीन किसान के पास तो कमाई का एक ही तरीका है ना, वो अपनी जिन्स उगाता है और उसमें से कमाई करता है। तो अगर पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान के अंदर 50% पे महंगाई हुई है, तो ये जो किसान जिसने गंदम उगा कर अपना पेट पालना है, इससे आप उसी कीमत पर गंदम ले रहे हैं। 3900 रुपये पर पहले थी, 3900 रुपये पर अब थी, तो किसान के लिए कोई महंगाई नहीं हुई। ये अपना पेट कहाँ से भरेगा, ये खर्चे कहाँ से पूरे करेगा, ये खाद कहाँ से डालेगा, ये स्प्रे कहाँ से करेगा, ये पानी कहाँ से देगा, वो जो डीजल आपने बढ़ाया जिससे वो इंजन चलाकर देता है। तो ये खबर हमने आज के पंजाबी वीलॉग में, जो ओवरऑल ज़राअत के साथ किया जा रहा है, किसान के साथ किया जा रहा है, इसको हमने अपने पंजाबी वीलॉग में डिटेल में डिस्कस किया है। इस मामले को भी डिस्कस किया है कि किस तरीके से जो गंदम है उसकी जो इमदादी कीमत है उसको किस तरीके से ये कंट्रोल कर रहे हैं, और बाद में इंटरनेशनली ज़र मुबादला कितना सारा ज़ाया होगा जब गंदम बाहर से ख़रीदनी पड़ेगी। ये पूरा मामला हमने पंजाबी वीलॉग में डिस्कस किया है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।